हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सेकेंड यूनिट पे फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब पार्ट हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर एंड सेलर दे कम टुगेदर, दे कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कस्टमाइजेशन में क्या हो रहा है कि वो क्या बाय करने वाला है या क्या सेल करने वाला है, मतलब कमोडिटी है, करेंसी है, स्टॉक है, इंडेक्स है। करेक्ट। तो ये चार पांच अलग अलग जो सिक्योरिटीज है या कमोडिटीज है या करेंसीज है, वो डिसाइड करें कि कौन सी करेंसी या कौन सा सिक्योरिटी बाय करना है या सेल करना है, क्या रेट पे बाय करना है या सेल करना है, कितनी क्वांटिटी में इसको बाय और सेल करना है, और कौन से डेट पे इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी भी डिसाइडेड होती है, क्योंकि क्वालिटी होती है सिर्फ कमोडिटीज के साथ। बाकी जो फाइनेंशियल असेट्स है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, लाइक स्टॉक्स, इंडाइसेस या करेंसीज, उसमें कोई क्वालिटी होती नहीं है। क्वालिटी होती है कमोडिटीज में। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी हो गई, या इवन गोल्ड हो गया कि गोल्ड कितना शुद्ध है, कि 22 कैरेट वाला है, 24 कैरेट वाला है, तो उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि दो पार्टी, बायर एंड सेलर, दे कम इनटू द एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट कब एग्जीक्यूट होना है, फ्यूचर डेट में, एक महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्वांटिटी, सॉरी, कौन सी सिक्योरिटी या कमोडिटी ये लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे, क्या रेट पे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, है ना, स्पेसिफिक डेट। तो आपको समझ में है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि आपको कोई फ्लैट बुक करना है, ठीक है, घर बुक करना है, और आप जाते हो, घर मालिक से मिलते हो या आप बिल्डर को मिलते हो। बिल्डर बोलता है कि आज अगर आप बुक करोगे तो आपको लेट्स से 5,000 रुपया स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा, पर अगर आप अगले महीने बुक करोगे तो आपको जो भाव मिलेगा वो 6,000 स्क्वायर फीट का मिलेगा। करेक्ट। पर आपका जो डिलीवरी है, मतलब घर बन के जो मिलेगा, वो आपको 1 साल बाद मिलेगा या 4 महीने बाद मिलेगा, जो भी है। तो जब आप फ्लैट खरीदते हो, नया वाला फ्लैट या घर खरीदते हो, तो वहां पे आप निगोशिएट करके एक प्राइस को बुक करते हो, या फ्यूचर डेट में आप जो प्राइस पे घर खरीदोगे, वो घर क्या रेट में आप खरीदने वाले हो, और उसका डिलीवरी कब होगा। सही है। तो इसी तरह से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टॉक्स, इंडाइसेस, करेंसीज, कमोडिटीज में डील कर सकते हो। अभी इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे करंट गोल्ड का रेट चल रहा है 54,000। ठीक है, और आपको पता है कि आपके पास 3 महीने बाद पैसा आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि वही पैसे से लेट्स से 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है। तो आज का मार्केट रेट चल रहा है 54,000, 54,000, और आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है। ठीक है, ये जो 54,000 मैंने रेट बताया वो आपका पर 10 ग्राम बताया। पर आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अभी तो पैसा नहीं है, आपके पैसा कब आएगा, 3 महीने बाद। तो आप क्या करते हो ना, आप जाते हो ज्वेलरी शॉप में और ज्वेलर को बोलते हो कि देखो भैया, मेरे पास पैसा 3 महीने बाद आएगा, पर मुझे प्राइस को अभी बुक करना है या ब्लॉक करना है। तो ज्वेलर भी बोलता है ठीक है, कि कंसिडरिंग मार्केट फ्लक्चुएशन, आप मुझे 54,500 रुपए से हम डील करेंगे। ठीक है, 3 महीने का उसने बोल दिया कि 54,500 रुपया। तो उसको पता है कि प्राइस उससे जैसे 3 महीने बाद ज्वेलर को लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगी, बट वही बायर को लग रहा है कि नहीं, प्राइस ऊपर बढ़ेगी। तो बायर को लगता है कि ठीक है 54,500, बट प्राइस मुझे जो मिलेगी वो 56,000 या 57,000 पे आसपास मिलेगी। और वही जगह पे सेलर जो गोल्ड स्मिथ है या ज्वेलर है, उसको लग रहा है कि नहीं, प्राइस नीचे आने वाली है। सही है। तो 3 महीने बाद क्या होगा, वहां पे तीन सिनारियो हो सकते हैं। एक, प्राइस 54,500 होगी,
या 54,500 से कम होगी या 54,500 से ज्यादा होगी। सही है। तो ये केस में लेट्स से 54,000 सॉरी 56,000 अगर प्राइस पहुंच गया फॉर एग्जांपल, तो जो बायर था वो क्या करेगा, वो भागेगा और ज्वेलर के पास पहुंचेगा, तो कि चलो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था, हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था 51,500 पे आप मुझे दे दो, पर जबकि वो टाइम पे मार्केट का प्राइस चल रहा है 56,000, तो सीधा सीधा लॉस हो जाएगा सेलर को, गोल्डस्मिथ को, क्योंकि वो 1,500 रुपए सस्ते में बेच रहा है मार्केट के हिसाब से। और वही जगह पे अगर प्राइस अगर 50,000 पे आ गई या 52,000 पे आ गई, ओके फॉर एग्जाम्पल 52,000 पे, तो ये इसमें क्या होगा, ज्वेलर को फायदा होगा बट परचेसर जो बायर है उसको लॉस होगा 2,500 का। सही है। तो ये दोनों केस में डिफॉल्ट होने के चांसेस भी है। जैसे फर्स्ट वाला केस में जब प्राइस 56,000 थी, अगर ज्वेलर ने बोल दिया कि नहीं मैं इतने हाई इतने लॉस में मैं नहीं बेच सकता, या वही जगह पे अगर 50,000 प्राइस है, तो बायर भी बोल सकता है कि मैं इतने मतलब सस्ते में अवेलेबल है, मैं इतने महंगे में क्यों परचेस करूं। सही है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये रिस्क हमेशा रहती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, और कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर जनरली ट्रेडेड ऑन ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर। और यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, काउंटर पार्टी की रिस्क कि डिफॉल्ट होने के चांसेस आइदर पार्टी से बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या, इसके फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में होती है, एक ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं ये लोग। प्राइसेस आर डिटरमाइंड टुडे फॉर, मतलब ये फ्यूचर की प्राइसेस है वो आज ही डिसाइड होती है कि क्या प्राइस पे हम लोग बाय और सेल करने वाले हैं। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, जैसे एक ने बोला कि एग्जीक्यूट करना है तो दूसरे को करना ही पड़ेगा, तो दोनों पार्टी पे ऑब्लिगेशन है। काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट होने के चांसेस है। देन म्यूचुअल कंसेंट फॉर कैंसलेशन, कि दोनों अगर बोल दे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो तो ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड नो फ्रंट एंड पेमेंट, मतलब सिक्योरिटी कुछ नहीं है, आप बस एक एग्रीमेंट में आ रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आप कोई घर बुक करते हो तो आप कुछ एक डाउन पेमेंट देते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे कोई सा डाउन पेमेंट नहीं है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करो। ठीक है। नेक्स्ट, तो वर्किंग फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फार्मर और ब्रेड मेकर, तो फार्मर है सेलर और ब्रेड मेकर है बायर। जैसे ब्रेड मेकर को व्हीट चाहिए और फार्मर व्हीट उगा रहा है, तो फार्मर इज नाउ सेलर। तो फार्मर एंड ब्रेड मेकर दे कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो 500 किलो का व्हीट चाहिए और कितने में डील हो रही है, 40 रुपए पर केजी। और 3 महीने बाद में फार्मर को, ब्रेड मेकर को ये 500 किलो व्हीट डिलीवर करना है, और वो टाइम पे ब्रेड मेकर देगा 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 20,000 रुपए फार्मर को। ठीक है, ये 3 महीने बाद की बात है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कब होगा, आज होगा। देखिए आज ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, 3 महीने बाद। सो 3 महीने बाद फार्मर 500 केजी व्हीट ब्रेड मेकर को देगा और ब्रेड मेकर उसके 20,000 रुपए फार्मर को देगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप 3 महीने पहले ही प्राइस बुक करें। बट आप यहाँ पे देखिए कि 3 महीने बाद व्हीट की प्राइस 40 रुपीज के आजू बाजू में कहां पे भी हो सकती है। तो लेट्स टेक अ 3 सिनेरियोस। पहला सिनेरियो है 35 रुपीज व्हीट की प्राइस है मार्केट की। सेकेंड सिनेरियो 40 रुपीज। थर्ड सिनेरियो 45 रुपीज। जब प्राइस अगर 35 रुपीज है मार्केट की 3 महीने बाद, तब फार्मर को प्रॉफिट होगा, ब्रेड मेकर को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि फार्मर को अगर वो डायरेक्टली मार्केट में जाएगा बेचने के लिए तो उसको 35 रुपीज पे बेचना पड़ेगा, बट वही वो कॉन्ट्रैक्ट में है इसलिए वो 40 रुपए पे ब्रेड मेकर को बेच रहा है। और दूसरी बात, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्लिगेशन है, करेक्ट। तो ब्रेड मेकर विल मेक अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर केजी, क्योंकि उसको मार्केट में 35 पे अवेलेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका था, तो 40 रुपए पे उसको खरीदना पड़ेगा, राइट। सेकेंड सिनेरियो 40 केजी पर केजी पर 40 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे दोनों को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्राइस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डाली थी वही प्राइस पे मार्केट में अभी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। पर थर्ड सिनेरियो जहां पे 45 रुपीज पर केजी मार्केट में चल रहा है, तब फार्मर को 5 रुपए का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो 45 पे बेच सकता था, बट कॉन्ट्रैक्ट में है इसलिए ब्रेड मेकर को उसको 40 पे बेचना पड़ रहा है।
वही ब्रेड मेकर को 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 45 पे उसको खरीदना पड़ता, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, इसीलिए उसको सॉरी मार्केट से उसको 45 में खरीदना पड़ता, पर अभी कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए 40 में परचेस कर रहा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी जनरली से इट इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस होगा, और दोनों का लॉस सेम, लॉस या प्रॉफिट सेम ही होगा, ठीक है। और इसीलिए इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। एंड अगेन वी आर एक्सक्लूडिंग अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड चार्जेस। देन अंडरलाइंग असेट्स फॉरवर्ड में क्या क्या होती है, तो स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स खास करके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा चलती है, ओके, और इवन करेंसीज। नाउ टर्मिनोलॉजीज इन फॉरवर्ड मार्केट। सो लॉन्ग पोजीशन, कि कभी भी आपको अगर बोलेगा कि आपको आता है कि समवन इज इन द लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग मतलब क्या है कि उसने बाय पोजीशन है, कि वो बाय करने वाला है, बायर है। वही जगह पे शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलर है। तो इतने आप ध्यान रखिए, लॉन्ग मतलब बायर, शॉर्ट मतलब सेलर, ठीक है। देन स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस ये होती है कि अंडरलाइंग प्राइस जो है ना, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और उसके डेरिवेटिव्स है, जैसे निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी ऑप्शन। तो स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी 50 का जो प्राइस मार्केट में दिखता है आपको, वो हो गया आपका स्पॉट प्राइस, ओके। स्पॉट प्राइस मतलब अंडरलाइंग असेट का प्राइस, इतना आप ध्यान में रखिए। देन डिलीवरी और फॉरवर्ड प्राइस, कि ये प्राइस पे आप फ्यूचर में डील करने वाले हो, ओके। सो फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर, सो निफ्टी फ्यूचर का अगर प्राइस चल रहा है आपको 18,500, और वही जगह पे स्पॉट चल रहा है 18,450, तो इसका मतलब क्या है कि अभी स्पॉट तो 18,450 है, बट फ्यूचर प्राइस दिख रहा है 18,500 फॉर 1 मंथ हेंस और 2 मंथ हेंस। या दिसंबर का एग्जांपल लेते हैं कि दिसंबर का जो फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड रेट चल रहा है वो 18,500 है। तो इसका मतलब आप एक महीने बाद 18,500 में ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले हो। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट थिंग्स है कि 500 स्पॉट प्राइस, सॉरी 18,000। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि 18,000, ठीक है, सॉरी, सो 18,000 आपका क्या है, 18,000, okay, let's take example, another example, 18,000 is the current spot price, और डिलीवरी या फॉरवर्ड प्राइस चल रही है लेट्स से 18,050, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो 18,050 इज योर फॉरवर्ड प्राइस। तो अगर आपको एक महीना बाद या 2 महीना बाद अगर बाय करना है तो आपको क्या रेट पे बाय करना है, तो 18,050, एंड वाइस वर्सा, अगर सेल करना है तो 18,050 पे ही आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पे ऑफ फ्रॉम द प्राइवेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पे ऑफ मतलब कि आपको, इफ आप ये पोजीशंस एक्सपायरी डेट तक अगर होल्ड करोगे, तो एक्सपायरी डेट पे आपका जब बाइंग एंड सेलिंग होगा तो वो टाइम पे आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, ये आपको ये पे ऑफ बताएंगे। तो ये इक्वेशन है फॉर लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन का पे ऑफ आपको मिलेगा एस टी माइनस के। अब यहाँ पे एस टी क्या है आपका स्पॉट प्राइस, एंड के क्या है आपका डिलीवरी प्राइस, वैसे फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है। तो एक्सपायरी पे, ठीक है, एक्सपायरी पे जो स्पॉट प्राइस होगा वो प्राइस से आपका डिलीवरी प्राइस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका, इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस, तो वो प्राइस पे वो माइनस करना है, वो हो गया आपका प्रॉफिट फॉर लॉन्ग पोजीशन। और वही शॉर्ट पोजीशन मतलब आप सेलर हो तो एग्जैक्टली उल्टा, के माइनस एस टी मतलब स्ट्राइक प्राइस या डिलीवरी प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा, शॉर्ट पोजीशन मतलब प्राइस नीचे आएगा। अगर लॉन्ग पोजीशन में प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे आपने डील किया था 18,050 का, बट वो टाइम पे अगर प्राइस होगा 18,200, तो आपको 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। वही जगह पे शॉर्ट पोजीशन वाले को 150 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल में आपको चार्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। तो चार्ट में आपको देख रहा है कि के यहाँ पे कि आपने ये प्राइस पे बाय किया था या आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे, ठीक है, ये प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है, बायर हो, लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यू कैन सी हियर, ठीक है, लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब
प्राइस, स्पॉट प्राइस अगर इसके ऊपर है, ये लेवल के ऊपर है, तो आप प्रॉफिट करोगे, और अगर ये लेवल के नीचे है तो आप लॉस करोगे। तो यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। सिमिलरली जब बायर या लॉन्ग फॉरवर्ड प्रॉफिट करेगा, वो टाइम पे शॉर्ट फॉरवर्ड मतलब जिसमें सेलर है वो क्या करेगा, लॉस करेगा। और वही जगह पे अगर जहां पे बायर लॉस करेगा, वही जगह पे सेलर प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी पे ऑप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो इतना ही समझ लो कि लॉन्ग फॉरवर्ड में अगर प्राइस स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगी तो बायर प्रॉफिट पर रहेगा, और स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस या आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे होगी तो बायर लॉस करेगा। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट एप्लीकेबल फॉर द सेलर। ठीक है, तो स्टॉप एंड फॉरवर्ड कोड्स, तो आपको यहाँ पे ना अलग अलग कोड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये यूएसडी जीबीपी का कोड है, ये बीड है और ये ऑफर है। सो बीड प्राइस मतलब कि बायर, ठीक है, और ऑफर प्राइस मतलब सेलर। इतना ध्यान में रखें कि अगर आप बीड प्राइस पे हो तो यहाँ पे कोई बायर बैठा है, अगर आपको सेल करना है तो आप बीड प्राइस पे सेल कर सकते हो, और आपको बाय करना है तो आप ऑफर प्राइस पे बाय कर सकते हो। इतना समझो, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, बीड प्राइस मतलब बायर क्या क्या रेट पे बैठे, ऑफर रेट मतलब सेलर क्या क्या रेट पे बैठे। तो आपको यहाँ पे चार अलग अलग प्राइसेस दिख रही है। एक तो स्पॉट, तो ये अंडरलाइंग असेट का अभी क्या प्राइस चल रहा है, एक महीने फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड का क्या प्राइस चल रहा है, 3 मंथ फॉरवर्ड का क्या प्राइस चल रहा है, और 6 मंथ फॉरवर्ड का क्या प्राइस चल रहा है। और आपका एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि जैसे जैसे प्राइस आपका ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है, आपका प्राइस भी बढ़ रहा है। राइट, ये ऐसा ही होता है कि जब भी आपका ज्यादा टाइम आपके पास होगा, होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा, आपका बिड प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि निफ्टी का 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नवंबर एक्सपायरी तो हो गया अभी, दिसंबर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, देन जनवरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड फेब्रुआरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्राइस ये अलग अलग है या बढ़ते जा रही है। जैसे आपका टाइम होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा, उस हिसाब से आपकी प्राइस भी बढ़ने वाली है। रिस्क, रिस्क तो आपको पहले ही पता है कि काउंटर पार्टी एंड लिक्विडिटी रिस्क। काउंटर पार्टी मतलब कि डिफॉल्ट होने के चांसेस, और सेकेंड है जो लिक्विडिटी रिस्क, जहां पे आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में, कंसिडरेशन में करना पड़ेगा। नहीं तो आपको सिमिलर टाइप का बायर या सेलर आइडेंटिफाई करके उसको आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेच के निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए कैसा है कि सिमिलर टाइप का बायर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको ऐसे ही सेलर या बायर ढूंढने पड़ेंगे जिनका रिक्वायरमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट से मैच करता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ओटीसी मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए लिक्विडिटी यहाँ पे, लिक्विडिटी रिस्क हमेशा बनता है। और सेटलमेंट, सो सेटलमेंट इसका दो टाइप का होता है। एक तो डिलीवरी ऑफ द असेट्स एंड कंसिडरेशन, मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल वीट वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो वीट वाले कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल फिजिकली डिलीवरी हो रहा था कि फार्मर 500 kg वीट डिलीवर कर रहा था ब्रेड मेकर को, और ब्रेड मेकर 20,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा था, वो हो गया आपका फिजिकल डिलीवरी। बट कभी कभी क्या होता है ना कि फिजिकल डिलीवरी से बेटर है कि लोग कैश सेटल करते हैं, और वो उनको काफी सस्ते में रहता है। तो इसलिए कैश सेटलमेंट मतलब क्या है कि जितना भी मार्जिन होगा प्रॉफिट या लॉस का, उतना सेटलमेंट होता है एंड द कॉन्ट्रैक्ट गेट क्लोज्ड। ठीक है, सो पहले केस में फॉर एग्जांपल जैसे अगर 45,000, अगर सॉरी 45 रुपीज पर केजी अगर प्राइस है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 40 है एंड स्पॉट इज 45, तो ये केस में क्या होगा कि फार्मर क्या करेगा, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा सेलर को देगा। करेक्ट, या फिर अगर 35,000 अगर प्राइस होगा तो ब्रेड मेकर 5,000, सॉरी 5,000 नहीं, 5 रुपीज पर
ये तो 5 into 500 क्वांटिटी, तो 2500, सॉरी माय मिस्टेक, सो 2500 फार्मर क्या करेगा, फार्मर को मिल जाएगा मर्चेंट से। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको समझ में चाहिए कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे सिर्फ कैश सेटलमेंट हो रहा है, फिजिकल डिलीवरी एक्चुअल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये था फॉरवर्ड के बारे में। नाउ विल लुक फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स basically advanced version of forward contracts, and they are traded on exchanges like NSE, BSE, and these contracts are basically standardized contract। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे फॉरवर्ड में हमने देखा था कि बायर एंड सेलर दे कम टुगेदर और वो अपनी कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, बट फ्यूचर में क्या है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है। जैसे फॉरवर्ड में सिर्फ 2 पार्टी थी एंड दे आर ट्रेडिंग ऑन ओटीसीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट यहाँ पे 3 पार्टीज है, एक तो बायर, एक तो सेलर, और उसके बीच में है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज डिजाइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट्स को, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होंगे सब बायर साइड सेलर के लिए, तो कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बायर या सेलर को अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में आना है तो उनको वही टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेगी या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी जो एक्सचेंज ने डिसाइड की है। ओके, और यहाँ पे एक्सचेंज क्या करता है कि दोनों बायर्स एंड सेलर से मार्जिन कलेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे कोई डिफॉल्ट रिस्क ना हो, तो अराउंड 15% to 20% मार्जिन कलेक्ट की जाती है ये बायर्स एंड सेलर से फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी फिक्स होती है, या उसकी प्राइस फिक्स होती है, उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, तो सभी चीजें फिक्स होती है। यहाँ पे कोई ऐसा कस्टमाइजेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते फीचर्स की कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, तो वी कैन से 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। देन सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल सब जगह पे है, तो बायर्स एंड सेलर्स दे कैन बाय और सेल these contracts by sitting at home or on a terminals. So price discovery through free interaction of buyers and sellers। तो आप मार्केट डेप्थ को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आए कि क्या रेट, कहाँ पे बाइंग ज्यादा हो रही है, कहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रही है। ओके, देन मार्जिन्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्जिन्स, ये मार्जिन्स क्यों किए जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए मार्जिन्स बायर्स एंड सेलर से कलेक्ट की जाती है। एंड क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्वांटिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट्स की क्वालिटी, जैसे आप गोल्ड ले रहे हो तो गोल्ड में वो 24 कैरेट का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा या 22 कैरेट का ही होगा। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वांटिटी एंड क्वालिटीज आर डिसाइडेड अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूशन डेट, और भी जनरली से एज एक्सपायरी डेट। ठीक है, नाउ टर्मिनोलॉजीज, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब अंडरलाइंग असेट की प्राइस। फ्यूचर प्राइस मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ है, 3 मंथ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनकी प्राइस। देन कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अभी फ्यूचर में करंटली इन फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर और इवन स्पॉट स्टॉक फ्यूचर, तो इसमें 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, बट वही करेंसी एंड कमोडिटीज में 6 महीने के, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, कितने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। देन एक्सपायरेशन डे, एक्सपायरेशन मतलब ये डेट पे आप एग्जीक्यूशन करने वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब बाय और सेल आपका एक्सपायरेशन डे पे होने वाला है। और ये डे कब होता है, जनरली लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ या एक्सपायरी मंथ। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन से महीने का है, तो वो महीने के लास्ट थर्सडे पे आपका एक्सपायरी या एग्जीक्यूशन होने वाला है। बट अगर वो थर्सडे पे अगर छुट्टी आती है, हॉलीडे या कुछ, तो आपको एक दिन पहले, मतलब प्रीवियस वर्किंग डे, अगर वेडनेसडे वर्किंग डे है तो वेडनेसडे पे होगा, अगर वेडनेसडे भी छुट्टी है तो ट्यूसडे। इस तरह से आपका एक्सपायरेशन डे की डेट चेंज हो जाती है। देन कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स या यूनिट्स आप वो कॉन्ट्रैक्ट में बाय या सेल करने वाले हो। ठीक है, जैसे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 50, बैंक निफ्टी का है 25, एसबीआई का है 1500 शेयर्स। उसी तरह अगर गोल्ड का देखोगे तो 1 kg का भी आता है, 100 ग्राम्स का भी आता है, 8 ग्राम्स का भी आता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है आपको। फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब जो प्राइस पे आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, मतलब फ्यूचर प्राइस आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, मतलब ऊपर आपने जो देखा कि कितने शेयर्स या यूनिट्स आप बाय या सेल करने वाले हो,
तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेसिफिक वैल्यू बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप अगर निफ्टी के फ्यूचर में आते हो तो करेंटली फ्यूचर प्राइस इज 18,000 और उसका लॉट साइज है 50, तो इसका मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया आपका 9 लाख रुपीज। ठीक है, देन टिक साइज क्या होता है कि मिनिमम बाय मिनिमम अमाउंट आपकी शेयर प्राइस या फ्यूचर प्राइस चेंज होगी। तो जनरली 0.05 मतलब 5 पैसे से प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है या होती है जनरली। बट अगेन इन करेंसीज या कमोडिटीज में ये टिक साइज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे गोल्ड में 1 रुपए की है या क्रूड ऑयल में 1 रुपए की है, वही जगह पे करेंसी में जाओगे तो 0.0025 से है। ठीक है, तो अलग अलग कमोडिटीज या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी टिक साइज चेंज होती है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट आप टिक साइज कितनी है वो चेक करिए। देन टिक वैल्यू मतलब कि जितने मिनिमम प्राइस से आपकी चेंज होने वाली है उसको आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक 5 पैसे से अगर आपका इंडेक्स ऊपर नीचे होता है तो आपके फाइनल वैल्यू में कितना चेंज आएगा वो आपको यहाँ से कैलकुलेट होता है। मतलब अगर 18,000 से अगर 5 पैसा बढ़ेगा तो 5 पैसा, और निफ्टी का लॉट साइज कितना है 50 का, तो 5 पैसा मल्टीप्लाई बाय 50। उसका मतलब अगर 5 पैसे अगर निफ्टी का अगर प्राइस चेंज होता है तो आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में कितने का चेंज होगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देन बीड प्राइस। बीड प्राइस होती है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बीड प्राइस मतलब कि बायर्स क्या क्या प्राइस पे बैठे हैं बाइंग के लिए, तो उनकी जो डिजायर्ड प्राइस है वो होती है बीड प्राइस। मतलब अगर सेल करना है आपको तो आपका सेलिंग किससे मैच होगा, तो बीड प्राइस से मैच होगा। कोई जगह पे आस्क प्राइस मतलब कितने सेलर सेलिंग के लिए बैठे कौन से प्राइस पे विद क्वांटिटी। तो आस्क प्राइस मतलब अगर आपको बाय करना है तो आपको आपका जो बाइंग ऑर्डर है वो ये आस्क प्राइस के साथ मैच होगा। ठीक है, बीड प्राइस के साथ आप सेलिंग का ऑर्डर मैच होगा एंड आस्क प्राइस के साथ आपका बाइंग का ऑर्डर। ठीक है, एंड दीज आर द अंडरलाइंग असेट्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, करेंसीज एंड कमोडिटीज। ठीक है, वो तो मैंने हमने पहले ही बताया था। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस मतलब जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। तो ये निगेटिव बेसिस कब होगा, जब स्पॉट माइनस सॉरी फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट। ठीक है, या फिर आप बोलोगे स्पॉट माइनस फ्यूचर अगर निगेटिव आता है या फ्यूचर प्राइस स्पॉट से ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बेसिस। निगेटिव बेसिस को अलग भी नाम है, जैसे प्रीमियम में है फ्यूचर या कॉन्टैंगो, ये भी अलग दो नाम है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, निगेटिव बेसिस मतलब फ्यूचर इज इन प्रीमियम और इज अ कॉन्टैंगो सिचुएशन। एंड वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव बेसिस मतलब स्पॉट माइनस फ्यूचर इज पॉजिटिव तो हम बोल सकते हैं फ्यूचर इज इन डिस्काउंट और बैकवर्डेशन। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, सो निगेटिव बेसिस का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाइंग की तरफ है, मतलब उनका व्यू है कि प्राइस ऊपर जाएगा। वेराज अगर पॉजिटिव बेसिस है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे आने वाला है। ठीक है, बैकवर्डेशन या डिस्काउंट में चल रहा है। तो आपको दोनों चीज से आपको डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फॉर नेगेटिव बेसिस प्राइस विल गो अप, फॉर पॉजिटिव बेसिस प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, तो बेसिस फॉर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट वुड डिफरेंट फ्रॉम द बेसिस फॉर 2 और 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चेंजेस हो सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको जैसे निफ्टी के 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट को आपको पॉजिटिव या निगेटिव बेसिस सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी में निगेटिव है, किसी में पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट फिक्स कि सब में पॉजिटिव मिलेगा या सब में निगेटिव मिलेगा। बट अगर सब में अगर एक ही चीज मिल रही है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि तीनों के तीनों इसमें अगर निगेटिव बेसिस या पॉजिटिव बेसिस मिल रही है तो ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सिक्योरिटीज या कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कमोडिटीज है या अंडरलाइंग असेट है उसका स्टोरेज कॉस्ट, या अगर आपने कैपिटल बोरो किया टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें जो इंटरेस्ट आप पे करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन वो, या फिर इसके बीच में आपको अगर कोई डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी कंसिडर किया जाता है।
ठीक है, तो वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैरी क्यूमुलेटिवली। सो कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड कैपिटल माइनस एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड ऑन योर असेट्स। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब जब तक आप ये सिक्योरिटी या वो करेंसी या कमोडिटी होल्ड कर रहे हो, तब तक अगर आपके कोई चार्जेस लगते हैं या आपको कोई इनकम आ रहा है, सो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैरी। क्लियर? ओके, सो ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जब 2017-18 का है, मार्च 7। जैसे फ्यूचर इंडेक्स निफ्टी का दिखा रहा है, एक्सपायरी डेट है 28 मार्च 2018, ओपन प्राइस 10,200, हाई प्राइस 10,254, लो प्राइस 10,155, क्लोजिंग प्राइस 10,171.55। तो ये OHLC जो प्राइसेस है वो आपको उस दिन का दिखा रहा है, ठीक है, 7 मार्च का, ना कि 28 मार्च का। देखो 28 मार्च में क्या होने वाला है, इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, बट फ्यूचर का पूरे दिन का ओपन प्राइस कितने पे ओपन हुआ, कितना हाई किया, कितना लो किया, और एट द एंड ऑफ द डे कहां पे क्लोज हुआ है, ठीक है, और दिन भर में कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। So 198, 900, these are the number of contracts. And turnover in terms of lakhs. So 198, 900 is basically the number of contracts, okay? And 15,021, sorry, 15,21,894.99 in rupees lakhs, मतलब इसके into multiply by हमें 1 लाख करना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का टर्नओवर, कि कितना बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, ओके। देन अंडरलाइंग वैल्यू 10,154, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो निफ्टी की अंडरलाइंग प्राइस थी निफ्टी 50 की, वो 10,154 है, और वही जगह पे आपके फ्यूचर की क्लोजिंग प्राइस कितनी है, तो 10,171.55। ठीक है, तो ये डेटा आपको ऐसे मिल सकता है। फिर मार्जिन्स, जैसे मैंने बताया था कि बायर्स एंड सेलर्स से दोनों से मार्जिन कलेक्ट किया जाता है, तो ये मार्जिन्स के बहुत अलग अलग टाइप है, वो कैलकुलेशंस भी अलग अलग होते हैं इसके। सो इनिशियल मार्जिन, तो इनिशियल मार्जिन मतलब ये टोटल मार्जिन होता है जो बायर एंड सेलर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इनिशियल मार्जिन का एक ब्रेकअप है, स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन। सो स्पैन मार्जिन क्या है, इट इज अ मिनिमम रिक्विजिट मार्जिन ब्लॉक्ड एज पर द एक्सचेंज मैंडेट, and exposure margin, it is the margin block over and above the span margin to cushion for any MTM losses। तो स्पैन मार्जिन जो है वो आपका बेसिक मार्जिन है, ठीक है। तो ये मार्जिन कौन ब्लॉक कर रहा है, एक्सचेंज ब्लॉक करता है एज अ मिनिमम मार्जिन। और एक्सपोजर मार्जिन कौन है, वो एक्स्ट्रा ब्रोकर आपको चार्ज करता है, ऐसा समझिए कि एक ब्रोकर को भी एक कुशन चाहिए ना, कि अगर आप ज्यादा ही लॉस में जाओगे तो उसके पास भी एक कुशन होना चाहिए। और इसीलिए इनिशियल मार्जिन ये दो पार्ट में, एक स्पैन मार्जिन जो रिक्वायरमेंट एक्सचेंज का, प्लस एक्सपोजर मार्जिन टू एडजस्ट सम लॉसेस, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए स्पैन और एक्सपोजर, ये एक्सचेंज बताएगा, ठीक है। और स्पैन मार्जिन को हम लोग मेंटेनेंस मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कभी आपका लॉस ये मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाना चालू हो गया, मतलब एक्सपोजर मार्जिन पूरा खत्म हो गया, नाउ इट इज एंटरिंग इनटू द स्पैन मार्जिन, तो वो टाइम पे आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा कि यू हैव टू मेंटेन द मार्जिन, ठीक है। तो उतना पैसा आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। सेकेंड कंसेप्ट इज मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब क्या है कि एवरी डे डे एंड पे आपका सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या सेटलमेंट होता है, जनरली डेली बेसिस पे, तो आपको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उतना एडजस्टमेंट आपके ये मार्जिन में हो जाता है, ठीक है। एक्सपोजर मार्जिन में ही इनिशियली होता है, और उससे ज्यादा अगर हो गया, एक्सपोजर मार्जिन खत्म होकर अगर स्पैन मार्जिन में आप जाओगे, तो आपको मार्जिन कॉल आएगा, आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मार्क टू मार्केट का, कि लेट्स से फ्यूचर परचेस ऑफ निफ्टी 50 प्राइस है आपका 10,170, लॉट साइज है 50, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5,08,500। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10,170 को 50 से, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगा। लेट्स टेक अंडरस्टैंड कि इनिशियल मार्जिन ऐसे 20% है, सो 20% मतलब आपको एक्सचेंज को इतना देना है 1,01,700, और डे की क्लोजिंग प्राइस है अभी 10,200, मतलब आपको 30 रुपए ऊपर प्राइस क्लोज हो गई, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50, तो हो गया 1500 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट आपके बेसिकली
इन्वेस्टमेंट में या जो भी आपका मार्जिन दिया है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डेट स्टार्टिंग प्राइस फॉर एमटीएम, क्योंकि क्लोजिंग क्या था 10,200, तो नेक्स्ट डे जब आपका एमटीएम कैलकुलेट होगा तो 10,200 से कैलकुलेट होगा। ठीक है, भले मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो भी कैलकुलेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे पे 10,200 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट डे अगर प्राइस 10,250 हो गई तो आपके इसमें और 50 ऐड हो जाएंगे, बट अगर 10,170 होगी तो आपके इसमें से 50 इंटू 50 मतलब 2,500 घट जाएगा। इस हिसाब से एमटीएम कैलकुलेट होता है। ओके, ये सेकेंड एग्जांपल लिया है कि जहां पे प्राइस नीचे क्लोज हुई है, तो आपका जो नेक्स्ट डे का जो एमटीएम है वो स्टार्ट होगा 10,150 से। ठीक है, तो फ्यूचर में ना वॉल्यूम के साथ एक और एक चीज ऐड होती है, ओपन इंटरेस्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ट्रेडर क्या होता है? वॉल्यूम ट्रेडर मतलब क्या है कि कितने बायर या सेलिंग, बाइंग या सेलिंग हो चुकी है, और वो एक ही साइड को पकड़ता है, एक तो बायर साइड या सेलिंग साइड। ठीक है, मतलब क्या है कि लेट्स से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया, एक बायर है एक सेलर है, तो इसका मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, एक ही। ठीक है, अगर आपने वापिस और एक दो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया तो आपका वॉल्यूम अभी दो से बढ़ेगा, तो आपका वॉल्यूम दिखेगा तीन। ठीक है, बट ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है ना, ओपन इंटरेस्ट में समझ जाइए कि लेट्स से एक बायर एक सेलर है, दे कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। ठीक है, एक ने बाय किया और एक ने सेल किया है, तो मतलब दो लोग अभी पोजीशन में दिख रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट कितना है, एक ही। तो ओपन इंटरेस्ट अभी एक से बढ़ेगा। ठीक है, अभी एक सोचिए कि और दो लोग ऐड हो गए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया। ठीक है, तो उसमें भी एक बायर एक सेलर, तो अभी कितने ओपन इंटरेस्ट है, अभी एक से बढ़ेगा ना, और पहले एक था, और फिर लेट्स टेक एग्जांपल ए एंड बी, ये इनिशियली आए थे, ए था बायर बी था सेलर, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, तो आपका ओपन इंटरेस्ट वन हो गया और वॉल्यूम भी वन हो गया। अभी सी एंड डी वो अगेन बाइंग एंड सेलिंग में आ गए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सी इज अ बायर एंड डी इज अ सेलर, उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, तो वापिस आपका ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़ेगा एंड वॉल्यूम भी एक से बढ़ेगा। अभी आपके सिस्टम में लिखेगा कि वॉल्यूम वन है और वॉल्यूम टू है एंड ओपन इंटरेस्ट टू है। ठीक है, नाउ अभी सी को लग रहा है कि नहीं, मुझे सिस्टम से मुझे अभी रुकना नहीं है, जा रहा, मैं एग्जिट कर देता हूँ। अरे सेम टाइम बी को भी लगा, देखो पहले बी क्या था, सेलर था, और एक सी क्या था, बायर था, तो ये दोनों ने एक साथ आके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया, मतलब सी ने क्या किया, सेल कर दिया, और बी ने बाय कर दिया। तो इसमें क्या हो गया कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो गए, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट आपका एक से घटेगा, बट ये ट्रेड हुआ है, तो ट्रेड हो इसलिए वॉल्यूम आपका एक से बढ़ेगा। तो नया सिचुएशन होगा ओपन इंटरेस्ट वन, क्यों, क्योंकि अभी ए एज अ बायर खड़ा है और डी एज अ सेलर खड़ा है, सी और बी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को नलीफाई कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ दो ही लोग वहां पे है, ए एंड डी, जहां पे ए बाइंग में है और डी सेलिंग में है, बट वॉल्यूम में आपको तीन दिखेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऐसे तीन ट्रांजेक्शन हुए, पहला ट्रांजेक्शन ए एंड बी ने किया, दूसरा ट्रांजेक्शन सी एंड डी ने किया, और तीसरा ट्रांजेक्शन सी एंड बी ने किया। तो इसीलिए वॉल्यूम में आपको तीन ट्रांजेक्शन दिखेंगे, बट ओपन इंटरेस्ट आपको अभी एक ही दिखेगा। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, तो ये आप एक बार गो थ्रू करिए, जिसमें आपको दिखेगा कि निफ्टी का इन अंडरलाइन इंडेक्स, लेट्स से आप निफ्टी का पकड़ते हैं तो उसका लॉट साइज 50 का है, उसका टिक साइज 0.05 है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग डे होता है इसका लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ। कॉन्ट्रैक्ट्स मंथ एवरी टाइम आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे, और एक तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पहला होता है नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो नियर मंथ हो गया, जनवरी का नेक्स्ट मंथ एंड फेब्रुवरी का फार मंथ। ठीक है, नियर नेक्स्ट एंड फार, और डेली सेटलमेंट होता है, और इसमें कैश सेटलमेंट होता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी एक्चुअली यू कैन नॉट डिलीवर, राइट, निफ्टी कोई शेयर्स नहीं होते, तो निफ्टी में आपका होता है कैश सेटलमेंट। बट वही जगह पे अगर आप स्टॉक में करोगे या करेंसी में करोगे या कमोडिटी में करोगे, तो वहां पे फिजिकल डिलीवरी के लिए आप
जा सकते हो। ठीक है, नाउ द प्राइस बैंड। हर एक स्टॉक या इंडाइसेस का एक प्राइस बैंड डिफाइन होता है एवरी डे इन द मॉर्निंग। और ये जो प्राइस बैंड है जनरली 10% प्लस एंड माइनस रहता है। ओके, नॉट ऑलवेज बट यस जनरली इट्स 10% प्लस और माइनस। तो लेट्स से करंट प्राइस इज गोइंग ऑन 100 रुपीज, तो 100 प्लस 10% एंड 100 माइनस 10%, तो आपकी रेंज हो गई 90 टू 110। तो डेली बेसिस पे आपका जो प्राइस है वो यही रेट में फ्लक्चुएट करेगा, 10% प्लस और माइनस। अगर इसके ऊपर जाता है या नीचे आता है प्राइस, मतलब लेट्स से 100 पे, लेट्स से इनिशियली ओपनिंग पे 100 रुपीज था और 110 के ऊपर अगर प्राइस चला गया तो वो अपर सर्किट हो गया, और वहां पे आपका जो स्टॉक है या सॉरी फ्यूचर है उसको होल्ड किया जाता है ट्रेडिंग के लिए कुछ देर के लिए। 15 मिनट जनरली कूलिंग पीरियड होता है, 15 मिनट, कभी कभी ज्यादा भी होता है। ठीक है, और 90 के नीचे आ गया तो वापिस वहां पे लोअर सर्किट लग गया। समझ में आ गया फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जांपल। बट 10% प्लस अगर प्राइस जाना चालू करे तो अपर सर्किट लग के वहां पे ट्रेडिंग को स्टॉप किया जाता है। वही जगह पे अगर 10% डाउन हो गया, 90 के नीचे जाना चालू हो गया, तो वापिस लोअर सर्किट लगता है और वहां पे आपका ट्रेडिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्राइस बैंड्स। ये समझना है कि कोई भी फ्यूचर में ट्रेड करने के पहले उसका प्राइस बैंड जान ले कि मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना है। ओके, इसके अलावा लॉन्ग पोजीशन, आपको तो पहले ही पता है लॉन्ग पोजीशन मतलब बायर और शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि एक्स बाइज द 5 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्स इज नाउ इन द लॉन्ग पोजीशन। वही जगह पे अगर एक्स ने सेल किया 5 कॉन्ट्रैक्ट तो ही इज इन द शॉर्ट पोजीशन। अभी ओपन पोजीशन मतलब क्या है कि दोनों मिला के, कि लॉ बाय किया है या सेल किया है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है मतलब बायर ने अभी तक सेल नहीं किया या सेलर ने अभी तक बाय नहीं किया, तब तक हम बोलेंगे वो पोजीशन क्या है, ओपन है। ओके, तो ओपन पोजीशन मतलब जिसने बाय किया हो या शॉर्ट किया हो फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन ओपन है मतलब ओपन है। ठीक है, वो ओपन इंटरेस्ट में आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो ओपन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है या कितने पोजीशंस अभी ओपन है, वो आपको दिखाएगा ओपन इंटरेस्ट। नेक्स्ट, सो नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। अब यहाँ पे बहुत सी पोजीशंस डेरिवेटिव्स मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में लेती है। तो नेकेड पोजीशंस क्या होती है कि आपने विदाउट हैविंग स्टॉक आप फ्यूचर में आ गए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास 1500 शेयर्स है एसबीआई के। ठीक है, और एसबीआई का फ्यूचर का लॉट है 1500 का, और आपको वो शेयर्स बेचने हैं एक फ्यूचर डेट पे। आपको लगता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद अच्छा प्राइस मिल सकता है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और अपने प्राइस बुक कर दी। ओके, तो आपने सेल किया है, तो वहां पे क्या हुआ कि आपके पास ऑलरेडी 1500 शेयर्स है और वही शेयर्स आपको बेचने हैं एट हायर रेट, तो वो पोजीशन को नेकेड पोजीशन नहीं बोलेंगे। बट आपके पास शेयर्स है ही नहीं और फिर भी आप सेलिंग में आ गए, विदाउट हैविंग अ शेयर्स जब आप सेलिंग में आ रहे हो तो वो क्या हो गया, आपका नेकेड पोजीशन, क्योंकि उसको कोई आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो वो शेयर्स। ओके, तो नेकेड पोजीशन मतलब और एक चीज है कि उसको आप रिस्क मैनेजमेंट में नहीं ले रहे हो, कि उसका जो डाउन साइड रिस्क है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके, तो नेकेड पोजीशन मतलब क्या है कि ओनली वन डायरेक्शन, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, आप कोई तो एक डायरेक्शन में बैठे हो। बट जब मैंने आपको बताया कि आपके पास शेयर्स ऑलरेडी है और आपने सेलिंग फ्यूचर आपने सेल किया है एसबीआई का, तो वो क्या हो गया, हेज पोजीशन हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर स्टॉक पे जो लॉस होता था वो आपका फ्यूचर में कवर होता, या स्टॉक में जो प्रॉफिट होता वो फ्यूचर में लॉस होता, तो आपका वो हेज पोजीशन है। बट नेकेड पोजीशन मतलब ओनली इन वन डायरेक्शन, एक तो आपने फ्यूचर को बाय किया या आपने फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, और इसको कोई सपोर्टिंग मतलब कोई हेजिंग नहीं किया है, तो वो हो गया आपका नेकेड पोजीशन। कैलेंडर स्पेड में क्या होता है कि आप एक एक्सपायरी का फ्यूचर बाय करते हो और दूसरे एक्सपायरी का आप सेल करते हो। फॉर एग्जांपल दिसंबर एक्सपायरी का आपने फ्यूचर को बाय किया और जनवरी एक्सपायरी के फ्यूचर को आपने सेल किया, तो वो हो गया आपका हेजिंग पोजीशन। ओके, और आल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स अ कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि आप ए महीने का बाय करो अगले महीने का सेल कर रहे हो। अभी ओपनिंग ऑफ पोजीशन, ये पोजीशंस ओपन कैसे करेंगे।
सिंपल है, एक तो आपको बाय करना है या सेल करना है, तो जितनी क्वांटिटी या कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करने हैं आप उतनी का ऑर्डर आप डाल सकते हो, या जितने कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करने हैं उतने का ऑर्डर, तो वो हो गया अपना ओपनिंग ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग में आना, दैट इज ओपनिंग ऑफ पोजीशन। सेकंड, क्लोजिंग ऑफ पोजीशन मतलब जो आपने बाय किया है या सेल किया है उसका अपोजिट एक्शन लेना है। अगर बाय किया तो सेल करो, या सेल किया तो बाय करो, तो अपोजिट आपको एक्शन लेना है आपके ओपनिंग पोजीशन पे, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लिमिटेड बाय मैच्योरिटीज, कि आपको बहुत ज्यादा मैच्योरिटीज नहीं मिलती है यहाँ पे। देन लिमिटेड अंडरलाइंग असेट्स, वैसे आप स्टॉक में देखोगे तो अराउंड 190 के आसपास स्टॉक्स है, 4 इंडाइसेस है, 4 करेंसीज है इंडिया में, और कुछ लिमिटेड मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस। तो ज्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नहीं, मतलब सब मिला के 210 230 के आसपास मैक्सिमम आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बट दीज ऑप्शंस आर आल्सो इनफ टू ट्रेड। The lack of flexibility in the contract design. As future contracts are standardized contract, you cannot customize them. Okay, so you will not get a flexibility in it. Fourth is increased administrative cost on account of MTM. तो थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा है क्योंकि एक्सचेंज इसके है बीच में, तो उसका कॉस्टिंग आपको ज्यादा लग जाता है। There is a difference between the forward contracts and the future contracts. So forwards are customized, futures are standardized. Forwards are traded on OTC, whereas futures are traded on exchanges. Forwards are basically two parties, buyers and sellers, no third parties involved. But in future, there are three parties, buyers, sellers, and exchanges. Settlement, they are settled at the end of the forward contracts are settled at the end of the contract or expiry, we can say. But future contracts are settled on daily basis. We have also seen the examples for them. Then contract counterparty risk in forward, it's very high, but in future, because of the exchange intervention, it's very negligible. Okay. Then forward contracts, the initial margin or maintenance margin is not collected, but whereas future contract it is required. Without that, you cannot enter into the contract. Okay. Then liquidity, a low liquidity in the forward contracts, but there is a high liquidity in the future contracts. Why? The reason behind is the future contract is standardized contract. That's why you no need to find the buyers or seller with the same specification. Okay, because everyone knows these are the standardized contract. So you will always find there's a liquidity in the future contracts. And the last is the price discovery. In forward contracts, it is not efficient to discover the price, but yes, in future contract, you can able to predict on the basis of negative basis or positive basis. You can predict the direction of the stock market, or basically the price of the futures or contracts. Okay. Now payoff charts for the future contracts, they are again similar to the forward contracts. You can find is spot minus strike. Okay, or the price, contract price is your payoff for the long future, whereas strike or a contract price minus spot price is the payoff for the short future. ठीक है, सेम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के पे ऑफ सेम होते हैं। जहां पे बायर प्रॉफिट करेगा वहां पे सेलर लॉस करेगा, जहां पे बायर लॉस करेगा वहां पे सेलर प्रॉफिट करेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लॉन्ग फ्यूचर है और ये शॉर्ट फ्यूचर है। ठीक है, देन कन्वर्जन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन मतलब क्या है कि एक्सपायरी पे जाते जाते ना स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब उनका जो डिफरेंस होता है, जो बेसिस होता है वो कम होते जाता है, और ऑन मैच्योरिटी वो दोनों सेम होता है। क्योंकि हमारा ये क्या है कि जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज प्राइस या जो भी है वो स्पॉट प्राइस के रिलेटेड रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो स्पॉट प्राइस के रिलेटेड होगा। इसीलिए एट मैच्योरिटी ये दोनों प्राइस सेम हो जाती है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, और द कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि आगे के जो फ्यूचर प्राइस कैलकुलेशन फॉर्मूलेस है दे आर बेस्ड ऑन दिस कंपाउंडिंग, एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो हाउ दिस कंपाउंडिंग वर्क्स। ओके, so basically there are different types of compounding, so I have listed types of the compounding over here, that
first is annual compounding that you know. The formula for which you are generally using is A is equal to P into bracket 1 plus R to power N. Correct. That is your general annual compounding format, right? Or a price calculation. So similarly for half yearly compounding, you are just dividing your interest rates or R by 2, and you are increasing the number of period by multiplying the number of period by 2. Similarly, for quarterly, we are dividing the rate of interest by 4 and multiplying the number of periods by 4. And monthly, we are dividing by 12, sorry, and dividing the interest rate by 12 and multiplying the number of period by 12. Correct. But what is continuously compounding? अभी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि वी आर कंपाउंडिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. जैसे एनुअल में एक साल में ही कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली में साल में 2 बार हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वार्टरली में साल में 4 बार कर रहे हैं, और मंथली में साल में 12 बार कर रहे हैं. बट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मतलब डेली बेसिस पे इसका कंपाउंडिंग हो रहा है, और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा अलग है. ठीक है. तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ आगे केस में. तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइस कैलकुलेशन के लिए सेम फॉर्मूलाज यूज होता है. ठीक है. और इसमें 2 टाइप के मॉडल यूज होते हैं, कैश एंड कैरी मॉडल और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी मॉडल. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द कैश एंड कैरी मॉडल फर्स्ट. सो कैश एंड कैरी मॉडल इज आल्सो नोन एज अ नॉन आर्बिट्राज मॉडल. मतलब जहां पे आर्बिट्राजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे ही हम लोग ये मॉडल यूज करते हैं. ठीक है. सो कैश एंड कैरी मॉडल में हम क्या कर रहे हैं वो देखिए. सबसे पहले इसमें आपका फ्यूचर पोजीशन क्या है, एंटरिंग इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिएटिंग एनी सिंथेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, वो भी हम देखेंगे क्या होता है सिंथेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स. और इसके अलावा आपकी कॉस्ट, जैसे कॉस्ट में क्या क्या होता है, जैसे आपकी बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी, देन कॉस्ट ऑफ कैरिंग द एसेट्स फ्रॉम टुडे टू फ्यूचर रेट. तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट. ओके, जैसे होता है ना कि हम लोग ब्रोकरेज ऐड करते हैं, फिर स्टैम्प ड्यूटी का, एक्सचेंजेस के चार्जेस, गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, तो बहुत सी चीजें हैं. तो ऐड करने पर वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैरी और कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. फिर आर्बिट्राज इन कैश एंड कैरी मॉडल. तो आर्बिट्राज में क्या हो रहा है कि वी आर आइडेंटिफाइंग अ परफेक्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, जहां से हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है. So let's say a spot price of a gold is 40,000 per gram, and the cost of financing, storage and insurance cost is 100 per 10 gram. ठीक है, for 3 months. और 3 महीने का लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है, और 3 महीने के लिए आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा for every 10 gram. ठीक है. So you enter into this position by purchasing 10 gram gold from the market at rupees 40,000 and hold it for 3 months. तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह कितनी हो गई इसकी 100. तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हो गया, सो 40,100 पर 10 ग्राम. मतलब 3 महीने बाद अगर आपको बेचना है ये गोल्ड, तो आप 40,100 के ऊपर ही बेचोगे ना, उसके नीचे तो नहीं बेचोगे. सही है. सो अज्यूमिंग कि 3 महीने बाद का जो फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है 40,150 में. ठीक है, पर 10 ग्राम. और आपको पता है कि आज अगर आप बाय करके इसको रखते हो तो आपको 40,100 की कॉस्टिंग लगेगी. तो इसके ऊपर जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट है 3 महीने बाद. पर आपको दिख रहा है कि 3 महीने बाद का जो प्राइस चल रहा है 40,150, तो डेफिनेटली आप ये कॉन्ट्रैक्ट में आओगे. क्यों आओगे? आप क्या करोगे, 40,000 पे बाय करोगे, तो आपको पता है कि 3 महीने बाद का प्राइस होगा मेरा 40,100 कॉस्टिंग, और एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, 3 महीने बाद का जो फ्यूचर है उसको सेल करोगे 40,150 पे. तो इसका मतलब बीच का जो 50 रुपया है वो 3 महीने बाद आपको गारंटेड मिलने वाला है. इट्स अ नेट प्रॉफिट यू विल अर्न. क्योंकि आपको पता है कि 40,000 आज परचेस करके अगर मैं कैरी करूंगा 3 महीने, तो मेरा मैक्सिमम कॉस्ट कितना हो गया 40,100, और मैं ये गोल्ड कितने पे बेच सकता हूँ 40,150 में. तो स्ट्रेट 50 रुपीज इज माई प्रॉफिट ऑन 10 ग्राम्स. ओके, दिस इज द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी you will get when you enter into this contract, or basically in the position that you are buying a spot gold in a spot price and you are selling a future price. That's it. So assumptions in cash and carry model is basically underlying asset is available, okay, in abundance in the cash market. Second, the demand and supply in the underlying asset is not seasonal. मतलब कि सीजन में एकदम बढ़ गया एकदम कम हो गया ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. Then holding and maintaining of underlying asset is easy and feasible. Underlying asset can be sold short. मतलब
विदाउट हैविंग अ सिक्योरिटी यू कैन सेल इट। ओके, जब हम शॉर्ट की बात करते हैं इसका मतलब सेलिंग शॉर्ट, इसका मतलब कि विदाउट हैविंग द सिक्योरिटी वी आर सेलिंग इट। ओके, देन नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस एंड नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये assumptions है, ठीक है। बट इन रियल लाइफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व, taxes are involved and also the margin is involved. So कैश एंड कैरी मॉडल का ये फॉर्मूला है एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इन द टाइम ऑफ एग्जाम कि क्या लिखा है, एक कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लिखा है या एनुअल कंपाउंडिंग लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का, जहां पे आपको दिख रहा है कि S इज इक्वल, S इज बेसिकली स्पॉट प्राइस, E का वैल्यू आप ले सकते हैं 2.71, ठीक है, रफली, एंड R is your rate of interest. It may be the borrowed rate of interest or risk-free rate of interest. Okay, please understand R is considered as sometimes a borrowed rate of interest or sometimes as a risk-free rate of interest. So please read carefully कि क्या लिखा है. Then T is the time to maturity expressed in terms of number of years. ठीक है, मतलब 3 महीने तो 1/4 लिखेंगे इस तरह से, 6 महीने तो 1/2 लिखेंगे। सो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके, नॉन डिविडेंड पेइंग, because if you are getting a dividend then there are some different formulas, okay, so that's why this formula is used only for the stocks which are paying, which are not a dividend paying stock, okay. So let's say the forward contract price is 70 rupees and the maturity is in 3 months, okay. The risk free rate is 8%, compounded continuously. Okay, compounded continuously is most important. Okay, then calculate the forward price. तो हमें फॉरवर्ड प्राइस स्टॉक की आइडेंटिफाई करनी है। हमें दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी 70 रुपए पे अवेलेबल है, बट हियर वी आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। करंट, so we can consider the spot as a 70 and R as 80% or 0.08 and then T is 0.25, ठीक है। So when we use all these figures we can calculate future value is 71.41, ठीक है। तो अगर हम ये स्टॉक में एंट्री करते हैं, ओके, तो इसकी मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए 3 महीने बाद, तो 71.41। अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर मिल जाती है प्राइस कि चल नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज करंटली ट्रेडिंग एट 75 रुपीज और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस आ रही है 71.41, तो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, you will buy the stock in spot market and you will sell the forward contracts, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 75 में है और 75 में बेच सकते हो और आप अभी करंटली इसको 70 में बाय करके 3 महीना होल्ड करोगे तो इसकी प्राइस कितनी होगी 71.41, राइट। तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा 4 रुपए का, 4 या जो भी 3 रुपया 59 पैसा, ऐसा कुछ डिफरेंस आपको गारंटेड मिल सकता है। सेकेंड केस है सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग अ नॉन कैश इनकम, तो यहाँ पे आपको कुछ तो कैश फ्लो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या और कुछ, तो इसके लिए आपको अलग से फॉर्मेट यूज करना है कि आपका स्पॉट प्राइस माइनस इंटरेस्ट और आई इज बेसिकली योर डिविडेंड और समथिंग लाइक दैट मल्टीप्लाई बाय द सेम e raised to rt, okay. So for example, so consider 6-month forward contract on 100 shares with a price of 38 each. The risk-free rate of interest continuously compounded is 10% per annum. The shares will fetch rupees 150 dividend per share in 4 months now. अब एक यहाँ पे देखिए कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है पर आपको डिविडेंड कब आ रहा है 4 महीने बाद। तो अभी यहाँ पे कैच ये है कि 4 महीने बाद जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है उसका आपको पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 महीने बाद आपको क्या मिलेगा डिविडेंड 1.5 रुपीज का डिविडेंड आपको मिलने वाला है, राइट। अब ये 1.5 रुपीज का आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के हिसाब से ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया वो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने, इसीलिए ई रेस टू माइनस है। यहाँ पे जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है, दिस माइनस साइन इज नॉट अ टाइपिंग मिस्टेक, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो,
तो 4 महीने बाद जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, वो डिविडेंड को आपने क्या किया है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू इज डिनोटेड एज आई। ठीक है, जो ₹1.5 आपको 4 महीने बाद मिलने वाला था, उसकी आज की प्राइस है 1.4508। अब ये प्राइस आपको करंट स्पॉट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करनी है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द ई रेज टू आर डी। आर कितना है, 6 में आर है अपना 10% पर एनम, और टी है आपका 6 मंथ। तो बस आपको फॉर्मूला में एंटर करना है ये सब चीजें, एंड यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मतलब एक इसकी जो करंट या फ्यूचर वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए पर स्टॉक की, तो 38.4231। आप कितने पे एंट्री कर रहे हो, 38 रुपीज पे। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद, सॉरी 6 महीने बाद इसकी प्राइस 38.4231 होनी चाहिए। बट अगर इससे कुछ डेविएशन बनता है, आपको लगता है कि नहीं प्राइस ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसमें भी अगर फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर इज करेंटली ट्रेडिंग एट लेट्स से 37 रुपीज, तो आप क्या करोगे, स्पॉट में सेल करोगे और आप फ्यूचर में बाय करोगे। समझ में आ गया, स्पॉट में सेल करोगे और फ्यूचर में क्या करोगे, आप बाय, सो दैट यू कैन अर्न 1.4231 रुपीज पर यूनिट, ओके, और पर शेयर। तो आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सबसे पहले आपको फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद ही आपको करंट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइस क्या चल रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। नाउ थर्ड केस, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग अ नोन यील्ड। नोन यील्ड का मतलब है कि फिक्स रिटर्न, कि मुझे 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। सिर्फ डिविडेंड में क्या था कि प्राइस आपको कितनी मिलेगी, राइट, सॉरी डिविडेंड कितना मिलेगा, बट यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज ऑफ योर स्टॉक प्राइस, ओके, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ योर स्टॉक प्राइस या स्पॉट प्राइस पे हम कैलकुलेट, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आर माइनस क्यू। ठीक है, तीनों केस को समझदारी से देख लें। ठीक है, पहला केस क्या था अपना, यू आर गेटिंग अ सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग नो इनकम, मतलब डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं है। सेकंड, इसमें नोन सच कैश इनकम, क्या हमें पता ₹1.5 मिलने वाला था यहाँ पे, बट यहाँ पे परसेंटेज में मिलने वाला है। ओके, तो परसेंटेज के लिए आप एग्जांपल लेते हैं कि assume that the stock underlying an index provide a dividend yield of 4% per annum. The current value of the index is 520, and that is continuously compounded risk-free rate of interest in 10% per annum. So calculate a forward price. So we have to use this formula. Okay. So हमारे पास क्या क्या है, तो करंट वैल्यू है 520, इसके बाद क्या है, डिविडेंड यील्ड ऑफ 4%, तो हमें पता क्यू मिल गया 4, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 10, एंड टी, टी कितना है यहाँ पे, दैट टी आपको मिल गया यहाँ पे 3 मंथ्स का, ओके, फॉर एग्जाम्पल। सो वी हैव टू पुट ऑल दिस फिगर्स एंड वी गेट द आंसर। तो इसका मतलब क्या कि 3 महीने बाद आपके फॉरवर्ड प्राइस क्या होगी स्टॉक की, 527.85। करंट प्राइस कितनी है, 520। अगर आपको दिखता है कि मार्केट में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, इफ दे आर ट्रेडिंग एट 530 या 530 के ऊपर चल रहा है, अगर 527.85 ना 528 के ऊपर अगर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। या 527.85 के नीचे अगर दिख रहा है, तो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिल सकती है। तो कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए क्या होता है कि यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट ऐड होती है आपके स्पॉट प्राइस में, बस और कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि स्टोरेज कॉस्ट इज फिक्स्ड, आपको पता है कि स्टोरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो वो कॉस्ट को आप ऐड कर दो स्पॉट के साथ। अगर आपको पता है कि स्टोरेज कॉस्ट इज द डायरेक्टली लिंक विद द स्पॉट, मतलब परसेंटेज ऑफ द स्पॉट प्राइस, जैसे हमने यहाँ पे क्यू लिया था ना, यहाँ पे जो क्यू था कि हमें पता है कि यील्ड क्या है, तो वैसा ही यहाँ पे अगर आपको पता है कि स्टोरेज कॉस्ट इज द परसेंटेज ऑफ द स्पॉट प्राइस, तब आपको इसको आर के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों केस को आप कंबाइन, केस टू, जैसे ये पहला वाला जो केस है
इसको आप कंपेयर करिए, ये वाला जो केस है इसको आप कंपेयर करिए अपने केस 2 के साथ, और ये वाला जो है उसको कंपेयर करिए केस 3 के साथ। ठीक है, तो अभी जो पहला हमने केस 2 एंड केस 3 देखा है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। ओके, तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये। इसके अलावा एक्सपेक्टेंसी मॉडल, जो हमने अभी कैश एंड कैरी मॉडल देखा, अभी एक्सपेक्टेंसी मॉडल में जैसे मैंने बताया था कि आपको निगेटिव बेसिस एंड पॉजिटिव बेसिस, या कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, या फ्यूचर इज इन प्रीमियम और इन डिस्काउंट, वो हमें यहाँ पे देखना है। सो एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है कि अगर निगेटिव बेसिस है इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली है, अगर पॉजिटिव बेसिस है इसका मतलब प्राइस नीचे आने वाली है। तो ये आपको देखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज अ difference. Okay, differentiate between financial derivatives and commodity derivatives. So basic concept दोनों में तो सेम है। क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट, सी फाइनेंशियल डेरिवेटिव जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्टॉक्स, निफ्टी या इंडाइसेस या करेंसीज में फर्क नहीं पड़ता है, बट कमोडिटीज में यस, क्वालिटी मैटर्स एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिग्निफिकेंटली। देन नेचर, so financial derivatives not bulky मतलब they are, you can buy and sell or we can store them in our demat account, right? But commodity derivatives we have to store in the storehouses, and that's why the costing is increased on that. So financial derivatives we don't require any storage, but yes, in commodity we require a storage because they are bulky in nature. Okay, इसके अलावा जैसे फ्यूचर के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, सो हेजिंग, स्पेकुलेटिंग, आर्बिट्राजिंग, इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग, ओके, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 5 जहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर्स। देन डीलिंग विद द सिस्टमैटिक रिस्क यूजिंग द फ्यूचर्स, आपको पता है सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? ओके, सो सिस्टमैटिक रिस्क आपको सबको पता है, इट्स बेसिकली बीटा, राइट, एंड टोटल रिस्क इज सिग्मा। तो जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा इज बेसिकली कैलकुलेट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। तो हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ट्रेड करने हैं या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें परफेक्ट हेज पोजीशन के लिए यूज करने हैं, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परफेक्ट हेज इज वीपी मल्टीप्लाइड बाय बीटा पी डिवाइडेड बाय पीआई। अभी वीपी क्या है? वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, जैसे आपको पता है कि हमने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था। तो फॉर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 9 लाख इज द पोर्टफोलियो कॉस्ट, देन बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, तो बीटा भी आपको पता है 1.2 वगैरह कुछ होता है, एंड वी आई, so we are using value of the index future contracts, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितनी है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है, वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर कितना है, यू कैन एबल टू कैलकुलेट कि मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हेज करने के लिए यूज करने हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल वीपी अगर 9 लाख दिया है, बीटा अगर 1.23 है, एंड प्राइस ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 8000, ठीक है, तो बस आपको मल्टीप्लाई ये यूज करना है। ओके, द सेकेंड थिंग इज लॉट साइज ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि जैसे निफ्टी का जो इंडेक्स फ्यूचर का लॉस साइज है वो 50 है, तो आपको 8000 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आप क्या करो यहाँ पे कैलकुलेट करो कि भाई उसका प्राइस कितना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सके भाई मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट यूज करने पड़ेंगे फॉर हेजिंग। अब ये हेजिंग का मतलब ये है कि ये कौन से सिनेरियो में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास 9 लाख का स्टॉक्स अवेलेबल है और आपको लगता है मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, आपको लगता है मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप क्या करोगे इन दिस सिचुएशन? आप एक तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सेल करके बैठ जाओगे, नहीं तो आपके पास हेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अभी हेजिंग अपॉर्चुनिटी में आप क्या करोगे कि आप 9 लाख का इक्विवेलेंट, okay, 9 लाख का इक्विवेलेंट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब दूसरा कोई पोर्टफोलियो जो आपके पोर्टफोलियो से सिमिलर है, उसको क्या करोगे? सेल करोगे। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे सेल करोगे, तो आपको परफेक्ट हेजिंग के लिए कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए? तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट कि परफेक्ट हेजिंग के लिए मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटली आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना पड़ेगा टू हेज योर 9 लाख पोजीशन। क्लियर? यूजिंग बीटा एंड एवरीथिंग, सो इज अ परफेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट हेजिंग पोजीशन, ठीक है। तो ज्यादा कुछ दिमाग लगा नहीं है, आपका टोटल पोर्टफोलियो
multiply by its with the beta divided by the index, future index का total contract value, and you will get the number of contracts for perfect hedge. That's it. Now the important comes in hedging and trading. So long hedge होता है, short hedge होता है, क्रॉस भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग नेकेड पोजीशन या लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब एक ही साइड में आप जा रहे हो तो बाय गया सेल साइड में विदाउट हैविंग एनी हेजिंग पोजीशन। ओके, देन स्प्रेड्स, स्प्रेड्स में हमने कैलेंडर स्प्रेड देखा था, या इंटर प्रोडक्ट, इसमें सेम मैच्योरिटी बट डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब लेट्स से आपने एसबीआई को बाय किया है और एचडीएफसी बैंक को सेल कर दिया, इस तरह से भी आप क्रॉस हेज कर सकते हो, ठीक है। देन आर्बिट्राज इन फ्यूचर्स, यस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बार मिलेगी, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ओके, अगेन द कॉस्टिंग एंड अदर थिंग्स हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स मैंने दे चुका हूँ। देन रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, इसमें क्या है, लॉन्ग पोजीशन द फ्यूचर मार्केट है ना, शॉर्ट पोजीशन द अंडरलाइन और कैश मार्केट। मतलब आपने क्या किया, पहले स्टॉक को बेचा है और फ्यूचर को बाय किया, ठीक है। कैश एंड कैरी में क्या था कि लॉन्ग पोजीशन द कैश एंड सेलिंग अ फ्यूचर, तो इसका अपोजिट क्या कर रहे हैं रिवर्स कैश में। और इंटर एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट टू पोजीशंस ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स और एक्सचेंजेस, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो इंटर एक्सचेंज। मतलब इंटर एक्सचेंज में क्या है कि अगर एनएससी पे बाय किया तो बीएससी पे सेल करो, या एनएससी पे सेल किया तो बीएससी पे बाय करो, इस तरह से, ठीक है। तो आर्बिट्राज, अभी आर्बिट्राज में क्या हो रहा है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आर्बिट्राज मतलब क्या, वी हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। इफ 3 महीने बाद जो भी एक्सपायरी प्राइस होगी या स्पॉट प्राइस होगी और हमने जो कैलकुलेट की थी प्राइस, ये दोनों के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो हमें चेक करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से द फॉलोइंग प्राइस अवेलेबल ऑन स्टॉक ए एज ऑन April 1, 2020। कैश मार्केट प्राइस इज ₹15, मतलब क्या है, स्पॉट जो चल रहा है 1 अप्रैल का वो 1500 रुपए का चल रहा है। जून फ्यूचर, ठीक है, आप अप्रैल में हो तो 3 महीने का फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 1550। अभी मोटा मोटी अगर देखेंगे तो आप क्या देखोगे कि सर 1500 का बाय करेंगे 1500 पे स्पॉट पे, और जून का फ्यूचर सेल करेंगे 1550 पे, तो बीच का जो 50 का प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा, करेक्ट। यही अपना लेमैन का अंडरस्टैंडिंग है। बट व्हेन वी कंसीडर द फ्यूचर प्राइस calculations formula, that will be our actual realized profit. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1500 का 3 महीने बाद का अगर कॉस्टिंग निकालेंगे होल्डिंग पीरियड का, तो 3 महीना लोग होल्डिंग करने वाले हैं, इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ कैरी इज 9% पर एनम, तो अराउंड 0.75% पर मंथ। तो ये 1500 रुपए का 3 महीने बाद प्राइस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोस को कंसिडर करना है कि ऑन एक्सपायरी स्पॉट प्राइस 1580 है और दूसरा सिनेरियो है 1480, ठीक है। दोनों सिनेरियो को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए क्या डिसीजन हो गया या पोजीशन क्या है कि हम स्पॉट में बाय करेंगे और जून फ्यूचर को सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो वही है, तो हमने बाय किया और सेल किया तो क्या मिल सकता है, ये सेकेंड एग्जांपल है कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है। तो फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। अभी आप देखो कैश मार्केट का प्राइस फ्यूचर के प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्यूचर डिस्काउंट में या बेसिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स कैश और कैरी आर्बिट्राज, और इसको भी हम लोग दो अलग अलग सिनेरियोज में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों एग्जांपल्स है आपको सॉल्व करने के लिए कि आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आपको समझ में कि आप कितना प्रॉफिट दोनों सिचुएशन में कमाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, बाय।